पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यूएसए। पेरिस ओलंपिक 2024 में यूएसए देश ने सर्वाधिक मेडल जीते। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक खेलों के 33वें संस्करण का आयोजन किया गया। यह खेल 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया, जिसमें दुनिया भर के 10,000 से अधिक एथलीट 32 खेलों में प्रतिस्पर्धा की। यूएसए पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य पदक के साथ मेडल टेबल में पहले स्थान पर रहा, वहीं चीन 91 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 71वें। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। ओलंपिक खेलों के 33वें संस्करण का समापन फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ कुल 6 मेडल जीते। भारत ने नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए जैवलिन थ्रो में एकमात्र रजत पदक जीता, वहीं मनु भाकर ने निशानेबाजी में 2 कांस्य पदक जीते। भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अभिनव बिंद्रा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के एथलीट आयोग का दूसरा उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बिंद्रा को 2018 में एथलीट आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 12 अगस्त। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। दुनिया भर में हाथियों के संरक्षण में आने वाली चुनौतियों और उनकी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। हाथियों को पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। इस दिवस का आयोजन साल 2012 से किया जा रहा है। पॉल कागामे किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी रवांडा। पॉल कागामे ने हाल ही में रवांडा देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे ने 99% से अधिक वोट हासिल करने के बाद अपने चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली। देश के न्यायाधीश फॉस्टिन नतेजिल्यायो ने पॉल को शपथ दिलाई। रवांडा एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। इसकी राजधानी किगली है। काठमांडू में नेपाल भाषा परिषद के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किसने किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए विक्रम मिस्री। काठमांडू में नेपाल भाषा परिषद के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन विक्रम मिस्री ने किया है। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने काठमांडू के नरदेवी में नेपाल भाषा परिषद के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया है। बता दें कि इस भवन का निर्माण भारत के सहयोग से किया गया है। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी हरियाणा। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन हरियाणा राज्य में किया जाएगा। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग सितंबर महीने से हरियाणा में शुरू होगी। इसे आधिकारिक रूप से वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग नाम दिया गया है।
इस टूर्नामेंट में 15 से अधिक देशों की महिला खिलाड़ी भाग लेंगी। 7वीं हीरोज इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, बैंकॉक। 7वीं हीरोज इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024 का आयोजन बैंकॉक में किया गया है। बैंकॉक में 7वीं हीरोज इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप शुरू हुई है। इस चैंपियनशिप में सिक्किम के संजय सुब्बा, अनीता सुब्बा और जितेंद्र लिंबू भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, शाहरुख खान। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को सम्मानित किया गया है। स्विट्जरलैंड में आयोजित 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू। तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। भारत के सहयोग से किस देश में 3 प्रमुख पेट्रोलियम परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा? आपका सही जवाब है नेपाल। भारत के सहयोग से नेपाल देश में 3 प्रमुख पेट्रोलियम परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में किसने 109 उच्च उपज देने वाली फसलों की किस्में जारी की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने 109 उच्च उपज देने वाली फसलों की किस्में जारी की है। हाल ही में नटवर सिंह का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वे कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजनीतिज्ञ। हाल ही में नटवर सिंह का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वे राजनीतिज्ञ थे। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले अमन सहरावत किस खेल से जुड़े हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुश्ती। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले अमन सहरावत कुश्ती खेल से जुड़े हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के अमन सहरावत ने पुरुषों की 57 किलोग्राम कुश्ती श्रेणी में कांस्य पदक जीता, जो भारत के कुश्ती इतिहास में एक गौरवपूर्ण क्षण था। 16 जुलाई 2003 को हरियाणा में जन्मे सहरावत अपनी फ्रीस्टाइल तकनीक के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कांस्य पदक के मैच में प्यूर्टो रिको के डेरियन टोई क्रूज को 13 से 5 से हराया। अमन ने पहली बार 2021 विश्व कुश्ती अंडर 23 चैंपियनशिप में रजत और 2022 एशियाई अंडर 23 चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतकर ध्यान आकर्षित किया। स्थानीय प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक पोडियम तक का उनका सफर उनके समर्पण और प्रतिभा को दर्शाता है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहा ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर मधुमेह रोधी जड़ी बूटी की खोज की है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, गया। हाल ही में शोधकर्ताओं ने गया ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर मधुमेह रोधी जड़ी बूटी की खोज की है। हाल ही में किस सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, बिहार। हाल ही में बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है। मानवी मधु कश्यप बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी।
दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण बिहार के चंपारण में शुरू हुआ है। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। हाल ही में किस बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंजाब नेशनल बैंक। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। हाल ही में किसने भारत दलहन संगोष्ठी 2024 फीट की मेजबानी की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली भारत दलहन संगोष्ठी 2024 फीट की मेजबानी की है। हाल ही में कृषि उत्पादन और पोषण बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने कितनी जलवायु लचीली बीज किस्म जारी की हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 109। हाल ही में कृषि उत्पादन और पोषण बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने 109 जलवायु लचीली बीज किस्म जारी की हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मालदीव। भारत ने हाल ही में मालदीव देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है। भारत ने हाल ही में द्वीपीय देश मालदीव के साथ एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस अवसर पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इससे पर्यटन क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जयशंकर की मालदीव की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में भारत का कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, टीवी सोमनाथन। हाल ही में भारत का कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को नियुक्त किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने हाल ही में 1987 बैच के आईएएस अधिकारी टीवी सोमनाथन को भारत का कैबिनेट सचिव नियुक्त किया। उन्होंने राजीव गौबा का स्थान लिया, जिन्हें पिछले साल 1 साल का विस्तार दिया गया था। गौबा देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सचिव भी बन गए हैं। प्रतिवर्ष 12 अगस्त को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे ने चौथे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। सिक्किम के संजय सुब्बा, अनीता सुब्बा और जितेंद्र लिंबू बैंकॉक में 7वीं हीरोज इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग सितंबर महीने से हरियाणा में शुरू होगी। महाराष्ट्र सरकार लाड़की बहन योजना की जुलाई और अगस्त महीने की किस्त 17 अगस्त को लाभार्थियों के खातों में जमा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे 28वें दिल्ली पुस्तक मेले का रविवार को समापन हो गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आयोजित सांस्कृतिक उत्सव कशूर रिवाज में 10,000 युवतियों ने कश्मीरी लोकनृत्य प्रस्तुत कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है।
महिला क्रिकेट में टी20 श्रृंखला के तीसरे और अंतिम मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से हराकर 3-0 से श्रृंखला जीत ली है। पेरिस ओलंपिक 2024 समाप्त हो गया है और भारत कुल पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह पिछले 10 वर्षों 2014 से 24 में लगभग 69% बढ़कर $165.1 बिलियन तक पहुंच गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय भूस्थानिक डेटा रिपोजिटरी का प्रस्ताव रखा। ओडिशा सरकार ने भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया। भारतीय वायुसेना ने मलेशिया में उदार शक्ति 2024 अभ्यास में भाग लिया। हरियाणा में पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया जाएगा। तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया गया। कृषि उत्पादन और पोषण बढ़ाने के लिए पीएम मोदी द्वारा 109 जलवायु चिले 20 किस्में जारी की गईं। 11 अगस्त को पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा 9 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री ने एमएसएमई के लिए आईएसीसी के उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया। रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे प्रभावशाली महिला हैं, जो एक पारिवारिक व्यवसाय का नेतृत्व करती हैं। एनएसआईएल इंडिया नेपाल का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। विदेश मंत्रालय और न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड एनएसआईएल के बीच नेपाल का मुनाल सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए 10 अगस्त को एक एमओयू साइन हुए। इसी साल जनवरी में विदेश मंत्री एस जयशंकर की नेपाल यात्रा की थी। इसी दौरान एनएसआईएल और नेपाल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अकादमी नास्ट के बीच इसके लॉन्चिंग के लिए समझौता हुआ था। मुनाल सैटेलाइट को नेपाल में नास्ट ने विकसित किया है। नेपाली स्पेस स्टार्टअप अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान नेपाल एपीएन ने इस सैटेलाइट के डिजाइन और निर्माण में नेपाली स्टूडेंट्स की मदद की है। इसका उपयोग धरती की सतह पर वनस्पति घनत्व का डेटाबेस बनाने में किया जाएगा। जल्द ही इसे एनएसआईएल के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV से लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। यह एक नैनो सैटेलाइट है जो 1 क्यूबसैट वर्ग में आता है। इसका वजन लगभग 1 किलोग्राम है और यह पृथ्वी की सतह की तस्वीरें लेने में सक्षम एक उच्च रिजोल्यूशन कैमरा से लैस है। सैटेलाइट के पृथ्वी की निचली कक्षा में लगभग 500 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करने की उम्मीद है। हिंडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट में सेबी चीफ पर आरोप। अडानी ग्रुप पर अपनी रिपोर्ट के लिए जानी जाने वाली अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने 10 अगस्त को एक नई रिपोर्ट जारी की। इसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI की चीफ माधवी पुरी बुच पर आरोप लगाए हैं। अपनी नई रिपोर्ट में दावा किया है कि सेबी चीफ के पास अडानी ग्रुप के जरिए पैसों की हेराफेरी स्कैंडल में इस्तेमाल की गई अस्पष्ट ऑफशोर एंटिटीज में हिस्सेदारी थी। हिंडनबर्ग ने कहा कि बुच और उनके पति धवल बुच के पास एक ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी। इसमें गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने काफी मात्रा में पैसा लगाया था। विनोद अडानी ग्रुप की कंपनियों के चेयरमैन हैं। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। रिपोर्ट के बाद ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। हेलो दोस्तों, तो आज है 13 अगस्त 2024 और आज आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर जीके क्विज।
तो ऐसे ही डेली करंट अफेयर के जीके क्विज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।